मैं हूं अमीश देवगन। आज सिर्फ बहस का दिन नहीं है, आज सिर्फ मंथन और चर्चा का दिन नहीं है, क्योंकि जिस मौलाना साहब के बारे में पूरा देश ये पूछ रहा है कि आखिर ये छुपकर कहां बैठा है, उसने रमजान को लेकर एक संदेश जारी किया है, जिसमें वो अपील कर रहा है कि रमजान में सरकार और प्रशासन को बातों को आप मानिए। लेकिन सवाल यह है कि ये जनाब सरकार की बात को कब मानेंगे? आखिर दुनिया को ज्ञान बांटने वाले ये मौलाना खुद इस ज्ञान का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? और ये मौलाना सच्चा है, अगर ये मौलाना सच्चा है तो रमजान के पाक महीने में इस देश के सामने आकर ये दावा करना चाहिए कि हां, मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन आज हमारे पास जमात को लेकर एक्सप्लोसिव खबर है, विस्फोटक खबर है। तो मौलाना साथ पर जो सवाल है, और इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। रमजान में तो ईमान दिखाओ साथ, सामने आओ। और आज आर पार में बेहद अनोखे अंदाज में ऐसा विश्लेषण हम आपको दिखाएंगे कि आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। लेकिन 7:02 पर बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर। जब तक हर मुल्क और हर इलाके के हुक्काम और इंतजामिया पूरी तरह पाबंदी खत्म नहीं कर देती, खुसूसन हमारे दावत का काम करने वाले साथियों को अपने घरों में रहते हुए ही तरावीह का एहतमाम करना चाहिए। पुलिस और जांच एजेंसियों की चौतरफा घेराबंदी हुई तो मौलाना साद लगे अच्छाई का ज्ञान बांटने। नियम कानून की धज्जियां उड़ाकर मरकज में हजारों की भीड़ जुटाने वाले मौलाना ने रमजान में घर पर ही नमाज की अपील तो कर दी, लेकिन भारत में जमात का ये करता धरता खुद अब तक फरार है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के शामली में मौलाना साद के आलिशान फार्म हाउस पर छापा मारा। हालांकि साद यहां नहीं मिला, लेकिन सूत्रों का कहना है कि पुलिस को इस फार्म हाउस से कई बड़ी जानकारियां मिली है, जिसे प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को सौंपा जा चुका है। आर पार में हम पहले ही ये खुलासा कर चुके हैं कि मौलाना साद को विदेशों से भारी भरकम रकम मिली है और ब्लैक मनी कानून के तहत इसकी जांच भी शुरू हो चुकी है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि रमजान के इस पाक महीने में जुबानी ज्ञान बांटने वाला मौलाना सामने आकर और जांच एजेंसियों को अपनी सच्चाई बताकर अपने ईमान का सबूत क्यों नहीं देता? आखिर ऐसा कौन सा राज है जिसे लेकर मौलाना भागा भागा फिर रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 7 बजे हैं और अनोखा विश्लेषण, मेरा वादा था आपको दिखाने का, वो अनोखा विश्लेषण दिखाऊंगा। लेकिन डेली कार्यक्रम की शुरुआत में आप विश्लेषण देखते हैं, लेकिन आज मध्य में विश्लेषण देखेंगे, क्योंकि ये विश्लेषण ही उतना शानदार है। मुझे लगा कि इस विश्लेषण को बीच बहस में दिखाना चाहिए और उसके बाद राय लेनी चाहिए। कौन क्या बोलता है, सबकी बातें सामने आनी चाहिए। लेकिन बड़ी खबर का वक्त है, देश की वो बड़ी खबर जो इस समय वाकई आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए सबसे धमाकेदार है। और वो बड़ी खबर यह है, ब्रेकिंग न्यूज यह है, देखिए जमात की वजह से कितना नुकसान भारतवर्ष को हुआ है। तबलीगी से जुड़ी हैरान कर देने वाली खबर, 40,000 जमातियों की पहचान हुई है। अगर ये 40,000 जमाती की पहचान हुई है तो ये संक्रमण कितना फैला चुके होंगे या फैला रहे होंगे उन इलाकों के अंदर। इसलिए अपने घर के बाहर संभल के निकलिएगा, बहुत संभल के निकलिएगा। तबलीग से जुड़ी ये हैरान करने वाली खबर है। गृह मंत्रालय ने क्या बाइट दी है, क्या कहा है, वो सुनिए। इस समय की ये सबसे विस्फोटक खबर है। सब कुछ भूल जाइए, अपने घर के बाहर संभल के निकलिए, बिल्कुल संभल के निकलिए। ब्रेड खरीदने जा रहे हैं, कुछ भी खरीदने के लिए जा रहे हैं, संभल के जाइए, जान है तो जहान है। 40,000 जमाती देश भर में अगर हैं फैले हुए, ये किस इलाके में है? ये नोएडा में है, ये दिल्ली में है, ये मुंबई में है, ये वाशी में है, ये चेन्नई में है, ये सहारनपुर में है, ये मेरठ में है, ये कहां पर है? ये भोपाल में है, ये इंदौर में है, ये पटना में है, ये कहां पर है? ये 40,000 जमाती। ये वाकई परेशान करने वाली खबर है हिंदुस्तान को। इस समय की सबसे बड़ी खबर गृह मंत्रालय की है और ये ब्रेकिंग स्टोरी, आप ये बाइट को सुनिए और फिर मैं इस बहस को आगे बढ़ाता हूं। बहुत बड़ी खबर।
तबलीगी जमात के लोग जो 20 राज्यों में फैले थे, क्या और कुछ नए मामले आए हैं? क्योंकि यूपी में भी कुछ फॉरेनर्स पकड़े गए हैं तबलीगी से जुड़े। 40,000 से ज्यादा लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको क्वारंटाइन किया गया था। तबलीगी जमात के लोग जो 20 राज्यों में फैले थे, क्या और कुछ नए मामले आए हैं? क्योंकि यूपी में भी कुछ फॉरेनर्स पकड़े गए हैं तबलीगी से जुड़े। 40,000 से ज्यादा लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको क्वारंटाइन किया गया था। 40,000 से ज्यादा लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। 40,000 से ज्यादा लोगों को, यानी संक्रमण कितना फैलाया गया है। और मौलाना साहब अभी भी गायब है, पूरा ज्ञानवर्धन कर रहे हैं कि मैं आऊंगा, आपको सरकार की बात माननी चाहिए, लेकिन ये जवान आप सरकार की बात नहीं मान रहे। गौरव भाटिया बीजेपी के कद्दावर प्रवक्ता मेरे साथ है, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, मेरे साथ सुबुही खान हैं, जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता इस चर्चा में, मेरे साथ मौलाना अली कादरी हैं, अतिकुर रहमान हैं, मुजीबुर रहमान हैं, सदस्य तबलीग की जमात के, तारिक फतेह साहब हैं, जाने माने लेखक हैं, अपनी बात रखते हैं। मैं गौरव भाटिया सबसे पहले आपका रुख करता हूं। 40,000 लोग हैं और मौलाना साहब तो पूर्ण ज्ञान दे रहे हैं कि सबको सामने आना चाहिए, लेकिन ये जनाब खुद सामने नहीं आ रहे और आपकी सरकार पकड़ भी नहीं पा रही। नहीं अमीर जी, सबसे पहले तो देखिए, आपने जैसा कहा कि रमजान का पावन महीना है और आप इन्हें मौलाना कह रहे हैं, मैं इस पे आपत्ति दर्ज करता हूं। ये एक भगौरे हैं, ये चूहे की तरह बिल में छुपे हुए हैं, ये गद्दार हैं। और क्यों मैं कहता हूं अमीर जी, इन्होंने देश को 30% जो पॉजिटिव केसेस हैं वो दिए हैं। इनके फार्म हाउस में इंपोर्टेड गाड़ियां मिलती हैं। इनको कोई मतलब नहीं है भारतीयों से या मुसलमानों से, ये केवल अपनी दुकान चलाते हैं विदेशी फंडिंग लेके। और आपने कहा कि ये आप पकड़ नहीं पा रहे, तो मैं आपको एक बात बता दूं दर्शकों को, ये चूहा जरूर पकड़ा जाएगा और जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। इस पे राशुका लगेगी, इस पे गिरफ्तारी होगी और एक मजबूत संदेश जाएगा, जैसे और तबलीगियों को पकड़ा है जो डॉक्टर पे थूकते हैं, जो नर्सेस के सामने कपड़े उतारते हैं, नंगे घूमते हैं, ऐसे लोगों को जनता माफ नहीं करेगी। और 130 करोड़ भारतीय एक साथ है, अगर रोड पे दिख है तो इनको दोहराया जाएगा। और वो इसलिए है कि जिस वक्त पूरा देश एक साथ खड़ा है, ये धर्म के नाम पे देश को बांट रहे हैं, इनके ही वक्तव्य है कि मुसलमानों को बांटने की एक साजिश है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या कोरोना हिंदू मुस्लिम देखेगा? कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक अगर कोई है तो तबलीग की जमात है, मौलाना साहब है। जी, मैं सीधा रुख करता हूं तबलीग के प्रवक्ता का, मुजीबुर रहमान का, उनके पास भी मैं सीधा चलूंगा। मुजीबुर रहमान, मेरा सवाल बहुत सीधा है, क्योंकि मौलाना साहब आप बीच बीच में मत बोलिएगा, एक बारी में अपना जवाब दीजिएगा। मौलाना साहब पूरा ज्ञान दे रहे हैं कि सरकार की बात को मानना चाहिए, लेकिन वो खुद ही सरकार की बात नहीं मान रहे, सामने नहीं आ रहे। दूसरा पॉइंट, तबलीग की वजह से 40,000 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, MHA की आज की खबर है। आप चाहते क्या है इस मुल्क के अंदर? मुजीबुर रहमान, लगता है संपर्क उनसे डिस्कनेक्ट हो गया है। तारिक फतेह, रमजान का महीना आ रहा है, पाक महीना है, आप भी एक मुसलमान हैं, लेकिन आज गृह मंत्रालय की खबर आई है कि तबलीग की वजह से 40,000 लोग, माफ करिए, 40,000 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं। और मौलाना साहब पूरा ज्ञान कर रहे हैं कि रमजान का पाक महीना है, सरकार की बात को मानना चाहिए, लेकिन ये जनाब तो सरकार की बात ही नहीं मान रहे। देखिए, ये दोगलापना या एक ही बात में दो माने रखना, ये सोच क्या है? ये सोच बड़ी पुरानी है सर, और इसको हिंदुस्तान की गलती ये है कि आपने इसको या तो समझा नहीं या इसको टॉलरेट किया कि भाई कुछ शायद वोट इधर उधर ना चले जाएं हमारे, तो ये इनको बर्दाश्त करो बस। देखिए, ये तबलीगी जमात जो है, ये जैसे होलसेलर होता है ना, वो मार्केट में एक सोच लेके आता है, उसमें फिर ये रिटेलर जो हैं ये अपने अपने चुन लेते हैं, चाहे जमात इस्लामी है, AIMM है, ये उसी खेत की मूली हैं सारे। और इनका कॉन्सेप्ट जो है फंडामेंटली वो है उम्मा का। आप अभी मैं किसी और चैनल पे था, वहां बार बार AIM के जो रिप्रेजेंटेटिव वो कह रहे थे हमारी कौम 70 साल दो कौमी नजरिया की जहालत के बाद, जिसमें लाखों लोग मर गए बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, ये लोग आज भी
अपनी कौम की बात करते हैं, और उनकी कौम हिंदुस्तान नहीं है, इनकी कौम है वो उम्मा। लेकिन जिसको ये तारिक फतेह, दिक्कत ये है, जो समस्या इस समय, जो सबसे बड़ी समस्या ये है, जो गृह मंत्रालय की खबर है कि 40,000 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं। ये 40,000 लोग आइडेंटिफाई अगर हुए हैं, कोरोना किसी का धर्म देखकर, पार्टी देखकर, उसके बाद कितना पैसा देखकर तो हो नहीं पा रहा। नहीं, ये तो वेस्ट के अंदर भी देख रहे हैं हम, जो चाहे बिलियनियर हो या, अरे नरेंद्र मोदी से नफरत हो सकती है, बीजेपी से नफरत हो सकती है, गौरव भाटिया नापसंद हो सकते हैं, लेकिन अपनी जान से तो नफरत नहीं होगी ना। नहीं, मौलाना साहब खुद छुप के बैठे हैं। नहीं, नफरत हो सकती है, किसी को भी भेज देंगे, चाहे इनकी जमात हो। गौरव तारिक फतेह 40 आप समझ नहीं पाए हैं ये कॉन्सेप्ट से मौत का प्यार क्या है। ये जो कॉन्सेप्ट है कि या अल्लाह मुझे जमीन से उठा ले और जन्नत ले जा, मैं जान देने को तैयार हूं, ये एक माइंडसेट है जो मिडिवल माइंडसेट है, और इसको बहुत ज्यादा तकवीयत दी गई है हिंदुस्तान में, क्योंकि इनके सामने बोलने वाला ही कोई नहीं है। जी, मेरे साथ मौलाना कादरी भी है। मौलाना कादरी का परिचय ये है कि ये बहुत धमकियां दे चुके हैं। इन्होंने बोला कि मैं जब सामने आता हूं तो कोई पैनलिस्ट बोल नहीं पाएगा, इस तरह की धमकियां दे चुके हैं, हालांकि माफी भी मांग चुके हैं उसके बाद। मैं सीधा कादरी साहब आपका रुख करता हूं। गौरव भाटिया, आप अपना वीडियो को ठीक करिए, कुछ दिक्कत आ रही है। मैं मौलाना कादरी के पास सीधा चलता हूं। और मौलाना कादरी, रमजान का महीना है, बड़ा पाक महीना है, तो ये जो आपके मौलाना साहब हैं, ये ज्ञान तो भरपूर दे रहे हैं, लेकिन सामने नहीं आ रहे। पहली बात तो ये कि जो है, मैं जो माफी का जुमला बोला था कि अगर मेरे जुबान से, अगर मेरे जुमले से किसी को तकलीफ हुई है तो बहैसियत मुसलमान उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ बोला था, और आज भी उससे कायम हूँ। और जो मेरा बयान था वो बयान पर भी मैं कायम हूँ। मैंने जो बात कही थी कि भाषा का प्रयोग किसी भी मजहबी धर्म गुरु के मुताल्लिक सीधा होना चाहिए, तब भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ और आइंदा भी बोलूंगा। और मैंने आपसे कोई माफी नहीं चाही थी, आपसे मेरी कोई बात नहीं हुई थी, ये बात को मैं क्लियर करना। जो भगौरे साहब ये गलत नहीं कर रहे हैं, इनकी निंदा करेंगे। गौरव गौरव लेट हिम स्पीक। मौलाना साद को आदर पूर्वक बुलाना चाहिए क्या? कैसे बुलाना चाहिए मौलाना साद को? रिस्पेक्टेड मौलाना साद कैसे बुलाना चाहिए? आप ही बताइए, कैसे बुलाया जाए मौलाना साद को? केवल वो मौलाना है, उनको मौलाना बुलाया जाता है, उनका नाम साद है, साद बुलाया जाता है। श्री मौलाना साद बोला जाए, रिस्पेक्टेड मौलाना साद बोला जाए, क्या बोला जाए? मुल्ला बोला जाए, मुल्ला। तारिक फतेह कह रहे मुल्ला बोला जाए। गद्दार, हाँ। गद्दार साहब। गौरव भाटिया कह रहे गद्दार बोला जाए। अपने आप एक एक करके। कादरी, आदरणीय कादरी साहब, आप बोलिए। उसके बाद देखता हूँ। यही बात कि जब तक के मौलाना साहब पर कोई कोर्ट ऑफ जस्टिस डिसीजन नहीं देता, ना हम उन्हें गद्दार बोल सकते हैं, ना हम उन्हें कुछ बोल सकते हैं। जब कोर्ट ऑफ जस्टिस उनके मुताल्लिक कोई फैसला सुनाएगा, अगर उनको गद्दार कोर्ट बोलेगा तो हम भी आपके साथ में गद्दार जरूर नहीं। फिर उनको सामने नहीं आना चाहिए। अभी एमएचए की खबर आई है 40,000 लोगों इन्फेक्ट हो सकते, 40,000 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं। अब आप मुझे बताइए। ये हम हर चीज को मान रहे हैं, 40,000 हो, 30,000 हो, जितने भी जमाती सर, मरकज में जाकर 30,000 40,000 रैली की भीड़ नहीं है। ये वो लोग हैं जो तबलीग में गए थे जब कोरोना आए हुए थे। ये मस्जिद में, ये मस्जिद की तकरीर नहीं है कि 30,000 लोग आ गए, 40,000 लोग आ गए। 2-3 सवाल है, आप मुझे एक सेकंड गौरव भाटिया, अगर आप मुझे 1 मिनट का समय दें। गौरव भाटिया 1 सेकंड। कादरी साहब बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि 40,000 हो या 30,000 हो, जितने भी लोग मरकज का प्रोग्राम अटेंड किए थे, उनको चाहिए कि फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू हो। और ये जो है कोरोना वायरस तो नहीं आ रही है जो फैल रहे हैं, इसको फौरी तौर पर रोक लगाने के लिए हर एक को गवर्नमेंट के साथ, पुलिस के साथ कोऑपरेट करना लाजिम है। हर भारतीय को जरूरी है कि वो फिलहाल गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करे, पुलिस के साथ कोऑपरेट करे। अगर उनमें कोई भी ऐसी चीज नजर आ रही है तो फौरी तौर पे वो डॉक्टर्स के पास जाए। ये हमारा कहना है। ठीक है
मौलाना कादरी, आपने अपनी बात बोली, तारिक फतेह रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं क्योंकि वो पहले भी बोलना चाह रहे थे, फिर मैं मुजीबुर रहमान और गौरव भाटिया आपके पास आऊंगा। तारिक फतेह फौरी तौर पे आए, लेकिन वो फौरी तौर ही नहीं आ रही। देखिए, एक जो खौफ पैदा किया हुआ है हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लीडर हैं या मौलाना हजरात हैं, उलमा हैं, इन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि ये मुल्क, ये धरती पहले, धर्म हमारा बाद में। ये फंडामेंटल एरर है ऑफ द मुस्लिम प्रेजेंस इन इंडिया। ये तो 1920 से समझिए, मौलाना मोहम्मद अली जौहर अली के जमाने में, उस वक्त भी तुर्की में क्या हो रहा था, इनको पीड़ यहां हो रही थी। आपके बहुत सारे लोगों ने, आपके पहले एजुकेशन मिनिस्टर में भी कलकत्ता में एक स्पीच की लेकिन थी। तारिक फतेह, मेरा निवेदन है कि मौलाना साद का नाम आप तमीज से लीजिए, नहीं तो कादरी साहब नाराज हो जाएंगे। अरे यार, हमें क्या पता, जिसके घर में स्विमिंग पूल हो, हम तो वैसे ही किसी की इज्जत नहीं करते। गाड़ियां रखी, पैसे रखा हुआ है, और आप अंदाजा लगाइए कि इस्लाम के अंदर ये जो जद्दी पुश्ती हायरार्की है, ये हराम है, और ये अपने दादा की कुर्सी पकड़ के बैठे हुए हैं। बताइए कादरी साहब, एक सेकंड, कादरी साहब बोलिए, कादरी साहब बोलिए, 30 सेकंड में देता हूं आपको, 30 सेकंड। देखिए साहब, किसी भी धर्म, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, कोई भी धर्म गुरु हो, जब तक के उनका। जी, हम आपको कनेक्ट करते हैं। मैं मुजीबुर रहमान का रुख करता हूं। मुजीबुर रहमान, रिस्पॉन्ड जो बोला गया। और मौलाना साद, रमजान के पाक महीने में तो पाक काम करेंगे या नदारत और गायब ही रहेंगे? रमजान में आमतौर पे जंगें होती हैं सर, ये आप शायद नहीं जानते। मुजीबुर रहमान, हाँ, आप 40,000 का जिक्र कर रहे हैं कि होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि 40,000 टोटल जमाती एक दूसरे के कनेक्शन से जो भी हुए हैं वो 40,000 आए हैं, तो आप उसको बहुत बड़ा बता रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अकेले एक ही आदमी से पंजाब के अंदर 40,000 लोग क्वारंटीन हुए थे। एक अकेले आदमी से, सुरेश नाम के, इंदौर के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर 26,000 लोग क्वारंटीन हुए थे। एक पारुल जैन जो एमपी की है, उसकी वजह से हजारों आदमी क्वारंटीन हुए। आपकी नजर में ठीक है, वो ये पारुल जैन गलत होगी, इंदौर वाला व्यक्ति गलत होगा, तो आप क्या कहेंगे? किसी ने अगर मर्डर कर रखा है तो मैं भी मर्डर करूंगा। जमात की वजह से आप क्या कह रहे हैं, अगर किसी ने खून कर रखा है तो मैं भी खून करूंगा? नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आपको लग रहा है तबलीग में कुछ गलत नहीं करा? मुजीबुर रहमान, आपके साथ समस्या है कि आप बार बार बोलते हैं। सुन लीजिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आपको लग रहा है कि तबलीग ने कुछ गलत नहीं करा? वो कर ही नहीं सकते। बताना चाह रहा हूँ कि बीमारी किसी को भी हो सकती है, कोई भी क्वारंटीन हो सकता है। उसके लिए आप दोषी मत ठहराओ किसी को कि जमात के लोग हैं तो इसलिए दोषी ठहरा दो, और जो जमात के नहीं है उनको आप कहो कि भाई आप जो है विक्टिम है, आप जो है आप बीमार हो गए साहब, आप बहुत परेशानी में हैं। अगर कोई जमात का है तो आप उसको यहाँ पर मुजीबुर रहमान, एक सवाल का जवाब दीजिए, क्वारंटाइन कितने दिन के लिए होता है? मुजीबुर रहमान, एक छोटे से सवाल का भाई साहब जवाब दीजिए, क्वारंटाइन कितने दिन के लिए होता है? बात क्वारंटीन के दिन की नहीं हो रही है, कितने दिन के लिए होता है बोलिए ना? का जवाब 14 दिन के लिए। मौलाना साहब को कितने दिन हो गए गायब हुए? 40,000 है। आज की तारीख में टोटल बताइए आप, हिंदुस्तान में कितने लोग क्वारंटीन हुए हैं? उसमें 40,000 कितना परसेंट हिस्सा है ये बताइए। लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, छोटा नंबर दिख रहा है आपको? ये 40,000 कितनों को परेशान करके आए होंगे? कितने हैं ये 40,000 की वजह से और कितने परेशान होंगे? सोचिए, 2100 का नंबर था, 2100 का नंबर 15,000, 15,000 से 30,000, 30,000 से 40,000 के अलावा सोचिए मानसिकता क्या है। तारीख आंकड़ा भी देश के सामने कितने लाख लोग हैं टोटल, कितने लाख क्वारंटीन है हिंदुस्तान में टोटल, ये बताइए आप। उसमें 40,000 का कितना परसेंटेज है वो देश के सामने रख दीजिए। ठीक है, अब मस्जिद की मीनार नहीं है कि कुछ लगातार बोलते रहिए, तारिक फतेह को बोलने दीजिए। बात सारी ये है कि किसी मौके पे और ये कहना कि शायद गलती हो गई, उसमें इतना बड़ापन होगा कि ये जो आम मुसलमान है जो हिंदुस्तान में रहता है उसका सोचिए। आपकी तो तनख्वाहें लगी हुई हैं, आप लोग कमा रहे हैं ऊपर बैठ के, उन बच्चों का क्या फ्यूचर होगा जिनके बारे में ये खबर चलती रहेगी कि लो भाई आ गए वबा फैलाने। आप ये देखिए कि आपने शाहीन बाग में सड़कें रोकी नहीं रोकी जब वबा फैल चुकी थी? हिंदुस्तान में नहीं, बिल्कुल नहीं रोक करी। अरे शाहीन बाग में एक सबूत दिखा दीजिए आप, उसकी वजह से कोरोना, एक सबूत दिखा दीजिए। अरे या नहीं है तो आप तो बुरके में बंद कर देंगे, हमें कैसे पता चलेगा?
आपके सामने नहीं है जो बंद हो जाएगा। कोरोना है, सिम्टम्स आएंगे, आदमी मरेगा। कोरोना है, एक टाइम से काम करता है। कबूतर नहीं है कि बंद कर लेंगे और असर नहीं होगा। अपनी औरतों को कबूतर बना दिया है, बुर्का में बंद कर दिया है। बिल्कुल। और आप औरतों की बात कर रहे हैं तारिक फतेह साहब, ये बता दीजिए तेजस्वी सूर्या ने जो कमेंट किया है औरतों के बारे में, दुनिया में शायद सबसे गंदा कमेंट वो हुआ होगा आज तक के इतिहास में। आप उसको ब्लॉक करेंगे अपने चैनल या नहीं? आपने उसको ब्लॉक कर दिया कि नहीं? तेजस्वी सूर्या को अभी भी आप फॉलो करते हैं या नहीं? आप बताइए जनता को। आप तेजस्वी सूर्या को अभी भी फॉलो करते हैं? कहां से आ गया? आपको टैग करके तेजस्वी सूर्या ने जो यहाँ बैठे हुए देखिए लेके बताइए, आप उसको ब्लॉक कर दिया कि नहीं? उसको अभी फॉलो करते हैं कि नहीं? आपने उसकी उस ट्वीट को जहां उसने औरतों का अपमान किया, आपने क्या, किसने ट्वीट की, किसको पता ही नहीं? आपको नहीं मालूम? आपको नहीं मालूम? आपको नहीं? अभी आप औरतों की बात कर रहे हैं, अभी आप कह रहे कौन सी ट्वीट? दुनिया का सबसे गंदा ट्वीट, दुनिया का सबसे गंदा ट्वीट। आपने उसको रिपोर्ट करा या नहीं? करा कि नहीं ये बताइए। आपके मुंह से नहीं करता, आपके हिंदुस्तान में हो रही है बच्चियां इस तरह। ये बताइए तेजस्वी सूर्या को आपने ब्लॉक करा कि नहीं? हाँ या ना देश को बता दीजिए। आप इतने बड़े सेकुलर बनते हैं, इतने ओपन माइंडेड बनते हैं, तो आप बताइए आपने तेजस्वी सूर्या के उस ट्वीट को रिपोर्ट करा या नहीं? हाँ या ना? आप हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान बच्चियों को, आप ये 3-4 साल की बच्चियों को ले जाके उनकी कटवाते हैं और बात करते हैं फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन कर रहे हो। जो ट्वीट के ट्वीट में उसने आपको टैग किया, फतेह साहब, आपको टैग करके जो ट्वीट करा गया, आपको टैग करके जो दुनिया का सबसे गंदा ट्वीट करा गया औरतों के बारे में, आपने उस आदमी को रिपोर्ट करा या नहीं? हाँ या मुजीबुर रहमान, आपने सवाल पूछ लिया, तारिक फतेह को सुन लीजिए ना। देखिए ये स्काइप है इसलिए ऑडियो ठीक नहीं आता। मेरा निवेदन है मुजीबुर रहमान, एक सेकंड, आपने सवाल पूछ लिया ना मुजीबुर रहमान, ये मुजीबुर रहमान, ये मस्जिद की मीनार नहीं है। तेजस्वी सूर्या जैसी लगातार बोलते रहेंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। शांत रहिए। अभी तारिक फतेह जवाब दीजिए। देखें 40,000 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, शर्म करने की बजाय उल्टा सवाल दागे जा रहे हैं ये लोग। बिल्कुल सवाल इन्होंने औरतों की बात की है तो मुझे हाँ बिल्कुल सवाल पूछेंगे। बेशर्मी का आलम यह है, बेशर्मी का आलम यह है कि हम सबके बीच में नहाएंगे। जिसने जो करना है वो कर ले, क्या करेगा कोई उस बात को? आप इनसे पूछिए मुजीबुर रहमान से, गजवा हिंद में ये बिलीव करते नहीं करते हुआ है, उसको ले गए। तबलीगी जमात ने हिंदुस्तान में कोरोना के संक्रमण को बढ़ाया, इसके प्रमाणिक सबूत हैं। अब ये बताइए जवाब, आप उस पे आप लोगों ने भारत की स्थिति खराब करने का प्रयास किया। जवाब दो, आपके पास तारिक फतेह अली खान साहब कोई जवाब नहीं है। दोहरे मामले। एक सेकंड तारिक, एक सेकंड, आपने तारिक होने का ढोंग मत करो। कोई एक तो सेकुलरिज्म के चैंपियन मत बनिए। तारिक फतेह 30 सेकंड दिया आपको मैंने, जवाब दीजिए। इनका ऑडियो डाउन करिए मुजीबुर रहमान का। लेकिन सर मैं खानवान नहीं हूं, ये जाली खान सारे बॉलीवुड में रहते हैं, मैं राजपूत पंजाबी हूं। तो ये तारिक फतेह अली खान ना लगाइए और कभी हिंदुस्तानी नाम अपने बच्चों के रखिए। कब तक अरबों के सामने लेट के उनके नाम लगाएंगे? यहां कब तक तैमूर की इबादत करेंगे, औरंगजेब की? लानत है लोधी पे। जिस दिन आप ये बोलेंगे उस दिन आप हिंदुस्तानी होंगे। जब तक लोधी रोड पे आप आते जाते रहेंगे और काशी के मंदिर को की माफी नहीं मांगेंगे, आप पे यूं ही लताड़ा जाएगा। हद हो गई है। गौरव भाटिया, एक सेकंड, गौरव भाटिया को मैं ले रहा हूं, मेरे साथ अतिकुर रहमान भी जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया, मौलाना अली कादरी को आपने सुना, मुजीबुर रहमान को आपको सुना, क्या आपको लगता है कि सरकार ने इन लोगों को ढील दे रखी है? देखिए अमीर जी, तारिक जी ने जहां बात को छोड़ा मैं वहीं से आगे बढ़ाता हूं और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मेरा सिर्फ आज एक प्रश्न है। सबसे पहले तो जिस भगौड़े साध के लिए चुल्लू भर पानी बहुत है, वो स्विमिंग पूल घर में बनाता है, पता नहीं क्यों। लेकिन हम लोग देश सब एक हैं, 130 करोड़ भारतीय एक हैं और एक पहचान है भारतीय होने की। आज आप पूछिए, मेरा समय ले लीजिए, पूछिए मौलाना अली कादरी से कि पहले वो भारतीय है कि पहले मुसलमान है, और एक बार मुजीबुर रहमान से भी पूछिए। मैं अपना समय दे रहा हूं, पूछिए पहले भारतीय है या पहले मुसलमान है, पूछिए। अभी मेरा समय लीजिए।
पूछिए मौलाना कादरी से, देश बताइए ऊपर कादरी साहब। या धर्म ऊपर? भारतीय के साथ मुसलमान है और भारतीय नहीं, मुसलमान पहले होने पर हमें पहले फख्र है। भारतीय है, पहले भारतीय है या पहले मुसलमान है? मैं कहता हूँ डंके की चोट पे पहले भारतीय हूँ। जितने सबसे भारतीय ऊपर हैं, मेरा उतने देश है। मुसलमान बोलिए, हिम्मत है, नहीं है। बोलिए। जितने ये हो ही नहीं भारतीय सकता। है उतने मुसलमान है। नहीं, अरे झूठ बोलिए, बोल रहे मैं हैं क्यों आप। कह रहा हूँ? भारतीय पूरा होने देश पर सुनना हमें चाहता फख्र है। है। आप मस्जिद में हम मस्जिद हिंदुस्तान नहीं होने पर हमें फख्र है और देखिए, मुसलमान होने देखा पर भी हमें आपने? फख्र है। क्या फख्र है? भारतीय है पहले, क्या है? बिल्कुल भारत है, पहले या भारतीय धर्म है, पहले? हमें बोलिए। फख्र है और मुसलमान है, इससे पर भी हमें फख्र है। हाँ, पहले क्या है मैंने पूछा, मेरे सवाल को समझे या नहीं समझे? अभी दूसरा सवाल भी समझ गए पूछूंगा। हैं गौरव भाटिया, समझ के सब गए हैं। इन्हें हाँ, इतना ना समझ बहुत मत अच्छा समझिए आप। समझते हैं, माँ बहुत अच्छा देश समझते हैं। देश के साथ खड़े होंगे या पहले धर्म के? मैं कह रहा हूं पहले देश है, सबसे ऊपर तिरंगा है, सबसे ऊपर मेरा भारत है। बोलिए। यकीनन भारत के तिरंगे के साथ हर वक्त खड़े हैं, जरूर तो खड़े फिर कहिए रहेंगे। देश पहले है। जब कभी- आज बोलिए देश जब पहले है। कभी- जब कभी भारत को पत्रकारों को धमकी देना बड़ा आसान है। देश की जनता जो है छोड़ेगी नहीं ऐसे किसी भी मौलाना को जो पत्रकारों को धमकी देते हैं। मैं खुद पेशे से वकील हूं और आपको बिना मांगे एक राय देता हूं, धमकी मत दीजिएगा पत्रकारों को, समझिए संविधान को। कोई धमकी देश नहीं की दी है, आपदा क्या मशवरा है? दिया, मशवरा। कहिए मौलाना साहब, भगोड़ा साहब है मशवरा। जो तबलीगी, और अगर क्या किसी इतनी के हिम्मत? मुताल्लिक मेरी गलत बात सुनिए भाषा का पहले, प्रयोग होगा, इतनी तो हिम्मत है उसको आज जो है आपसे? जवाब दिया जाएगा। सुनिए, तो मैं आपसे एक और प्रश्न पूछ रहा हूं, आप जो एंकर बन तबलीगी गए जमात ने किया, क्या वो ठीक आप किया? अपना काम कीजिए ना। मैं मेरा काम है ये मेरा देश है, जैसे आप अपना देश बताते हैं। अगर ये आपका भारत है, तबलीगी जमात की निंदा करने की हिम्मत है आपकी 6 इंच की छाती में? जितने आपकी 6 इंच की छाती में इतनी हिम्मत है कि आप कहें तबलीगी जमात गलत है? उनका जो है डॉक्टर आकर सुनिए मेरी बात, मौलाना साहब एक एक करके बोलेंगे। के बारे में क्या आप पहले मेरी बात सुनिए। 1500 सनातन साधु लातूर में थे, उनके ऊपर नहीं, कोविड टेस्ट। क्या तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं पूछ रहा हूं, पहले तो आपके तथ्यों का मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर कोई गलत करेगा तो तबलीगी जमात ठीक हो जाएगा? मैं पूछ रहा हूं, तबलीगी जमात की निंदा करने की हिम्मत नहीं है क्या? चाहे कोई करे। नहीं, एक सेकंड, गौरव, इट्स बिन 4 मिनट्स। मैं आपका रुख करता हूं मौलाना साद, और मैं एक आपसे सिर्फ 2 सेकंड में सवाल पूछ रहा हूं। मौलाना साद को बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? उन्हें छुपे नहीं रहना चाहिए? बिल्कुल मौलाना साद साहब को सामने आना चाहिए और उनके ऊपर जो बातें उठ रही है उसका जवाब देना चाहिए। आज नहीं, मैं आपके लास्ट 3 डिबेट से बात कह रहा हूं। अच्छी बात बोली कि मौलाना मुजीबुर रहमान बोल दीजिए। अब तो मौलाना भी कह रहे हैं कि अब सामने आ जाइए, रमजान के पाक महीने में तो सच बोलिए। बिल्कुल, रमजान का चांद भी हो चुका है। रमजान मुबारक हो आप सबको। रमजान का चांद हो चुका है, तो उस चांद को देखने के लिए थाने पहुंच जाएंगे। मौलाना साहब अपनी ऑडियो के जरिए अपील कर रहे हैं रमजान के चांद को देखने के लिए निजामुद्दीन थाने कब पहुंच रहे हैं मौलाना साहब? लोग अपनी इबादतें घरों में करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कादरी साहब, अब आप ठीक बात कह रहे हैं। हमारे कार्यक्रम में आया करिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपको लाइन पे लाएंगे, आपको ठीक कर देंगे साहब। नहीं, हम तो ना बिल्कुल हम तो ठीक है, ठीक से काम कर रहे हैं, लेकिन आपको लाइन पे लाना जरूरी है। आपको लाइन पे लाना जरूरी है, क्योंकि आप लाइन से बाहर थे और सुधरना बाकी है आपको। चलिए ईश्वर चाहेगा, भगवान श्री राम चाहेंगे तो आप भी सुधर जाएंगे। चलिए मैं बढ़ता हूं आगे। अल्लाह चाहेगा तो हम जी बिल्कुल, अल्लाह भी चाहेंगे। राम जी एक सेकंड मुजीबुर रहमान, अब तो मौलाना कादरी भी कह रहे हैं कि आपको आपके साथ साहब को सामने आना चाहिए। कहां छुप के बैठे? अमीर जी, पहले मैं गौरव भाटिया जी के सवाल का जवाब दे दूं। गौरव भाटिया जी के सवाल का जवाब दे दूं। उन्होंने मेरे ऊपर सवाल किया था एक। अमीर जी, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी? नहीं, आपको आवाज नहीं आएगी, क्योंकि मौलाना साहब के बारे में सवाल पूछ रहा हूं मैं। जी के सवाल का जवाब दे देता हूं। नहीं, गौरव भाटिया के भी मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। वो बोले ना। नहीं, बहुत 2 सेकंड मेरे लगेंगे। इन्होंने पूछा कि धर्म या है या देश है। मैं आपको बता दूं, सब लोग इंसान पैदा हुए सबसे पहले, और उन्होंने अच्छा इंसान बनने के लिए कोई ना कोई धर्म अपनाया।
सारे धर्म में से फिर लोगों ने अपने सरहदें बनाई, देश बनाए, इलाके मोहल्ले बनाए हैं, और सरहदें बदलती रहती हैं। तो इंसान को अच्छा इंसान धर्म ने सिखाया है, और आप धर्म के साथ में रह करके पहले भारत पहले या धर्म पहले बोलिए? नहीं है, नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, पहले सबसे पहले इंसान पैदा हुआ, उसने धर्म अपनाया। आप बताइए हिंदू धर्म कितना पुराना है? हिंदू धर्म मैं आपसे कह रहा हूँ भारत सबसे ऊपर। रुकिए यहाँ पर, रुकिए एक सेकंड रुकिए। मुजीबुर रहमान, अपने सवाल पे बने रहो, अपने सवाल पे बने रहो। आपने बोला हिंदू धर्म कितना पुराना है, किस चीज का मुकाबला कर रहे हो आप? किस चीज का मुकाबला कर रहे हो? तारिक फतेह, नाउ दिस इज, ये है, परसों अबू आजमी आए थे हमारी बहस में, कह रहा हमने 900 साल राज किया है। आज व्यक्ति कह रहा है हिंदू धर्म कितना पुराना है। ये घुमंड है इनका, ये वही उवैसी जो कहते हैं कि ये चार दीवारी हमारी है, इनके जहन में अब भी है, कह रहे हम आएंगे वापस हुकूमत करने, ये हिंदू क्या कर सकता है हमारा। इनके जहनियत ये खराब है, ये तैमूर की औलाद है सब के सब। मेरी आवाज खोलनी पड़ेगी, मोहम्मद बिन कासिम के साथ। इनका ऑडियो डाउन करिए, आवाज आपकी अभी तक खुली हुई थी, आप डाउन कर रहा हूं आपका ऑडियो। तारिक फतेह, हिंदू धर्म कितना पुराना है? मैंने कहा 10,000 साल कम से कम। सूरत के सामने जाइए, समुद्र के अंदर शहर डूबे हुए हैं जो पुराने हैं। सिंध जो तहजीब है मोहनजोदारो की, वही 5,000 साल की है। अरे बिना हिंद के तो सिंध भी नहीं है। आप बात करते हैं हिंदुस्तान कितना पुराना है, हिंदू धर्म कितना पुराना है। मजबूर रहमान क्या कहना चाह रहे थे? मैं ब्रेक के बाद आपसे जानता हूं आप क्या कहना चाह रहे थे। मैं ब्रेक के बाद आप से पूछूंगा कि आप क्या कहना चाह रहे थे, लेकिन आज वो विश्लेषण जो दिल को, आंखों को नम कर देगा, इसीलिए मैंने बीच कार्यक्रम में इस विश्लेषण को दिखाया। और मैं खड़े होकर, मैं भी आप सबसे निवेदन करूंगा कि अपने घरों में खड़े होकर इस वीडियो को देखें। मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, अपने घर में खड़े होकर इस वीडियो को देखें, ध्यान से सुने, अपने घर में खड़े होकर इस वीडियो को देखें।